गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने देखा एक गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा और उसके बाद पिछली वीडियो में हमने देखा समुद्रगुप्त का जीवन परिचय देखा, उसकी सैनिक अभियान के बारे में चर्चा की जिसके कारण उसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और उन सबका वर्णन हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा हमें मिलता है। उसके तहत हमने आर्यावर्त की विजय के बारे में चर्चा की थी, दक्षिण भारत की विजय के बारे में चर्चा की थी, गणराज्यों के बारे में विजय की चर्चा की थी, आठविक जो प्रदेश थे उन पर किस प्रकार विजय की थी और वैदेशिक संबंध समुद्रगुप्त के किस प्रकार रहे थे उसके बारे में भी आपसे हमने चर्चाएं की। उसके बाद उसकी संगीत प्रेमी उसको क्यों कहा जाता था, वीणा भी बजाने वाला समुद्रगुप्त को माना गया है। तो उसकी सैनिक उपलब्धियों के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी हमने आपको बताया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था और उसका ही आज हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसका शासनकाल जो माना जाता है वो 380 ईस्वी से 414 या 15 ईस्वी तक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वह अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके लगभग 380 ईस्वी पूर्व में उसने गद्दी प्राप्त की थी। और यह भी माना जाता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का श्रेष्ठतम शासक भी माना जाता है ना। अगर गुप्त वंश के शासकों के बारे में अगर चर्चा होती है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ शासक समुद्रगुप्त है, जिसको बहुत विस्तार से आपको बताया था। और उसके बाद अगर माना जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही नाम आता है। उसके समय में गुप्त साम्राज्य अपने विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया था और इसी शासक का दूसरा नाम भी इतिहास में मिलता है, जिसमें देवगुप्त या देवराज का नाम मिलता है। और शासक बनने के बाद वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल के अनेक अभिलेख भी मिलते हैं, जिनसे इन राजा के जो भी इसने कृत्य किए हैं उसके प्रकाश का वर्णन हमें इनके अभिलेखों के माध्यम से मिलता है। और उन अभिलेखों में भी सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ। बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ। इसमें राजा चंद्र की विजयों का उल्लेख है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की विजयों का उल्लेख है। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि यद्यपि चंद्र की पहचान निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी लिपि के आधार पर इस अभिलेख को चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का ही माना जाता है। अगर और अभिलेखों की अगर चर्चा करें जिनसे हमें वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, तो उसमें हम उदयगिरी अभिलेख को, गढ़वा शिलालेख, सांची अभिलेख, इन सब से भी हम ये मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंध किस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य पर पुनः संकट के बादल छा गए थे और रामगुप्त के विद्रोह और शकों के आक्रमण ने, है ना, उस समय रामगुप्त ने विद्रोह किया था समुद्रगुप्त के बाद, तो उसका विद्रोह होना और दूसरी तरफ शकों के आक्रमण, तो इन सब परिस्थितियों ने अन्य अधीनस्थ शासकों को भी विद्रोह का झंडा उठाने के लिए प्रेरित किया था। तो इस स्थिति से निपटने के लिए चंद्रगुप्त ने पहले अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत की और उसने वैवाहिक संबंधों की एक श्रृंखला बनाकर अनेक राजाओं को अपना मित्र बना लिया या अपना हितैषी बना लिया। और इसी उद्देश्य से उसने सबसे पहले नागराज कुमारी कुबेरनामा से विवाह किया। इसी विवाह से उसको एक पुत्री प्रभावती गुप्त हुई और उसका विवाह उसने बाद में वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस वैवाहिक संबंधों से गुप्त और वाकाटकों में पुनः मित्रता स्थापित हो जाती। जो पहले संबंध खराब हो गए थे पहले के शासकों के समय, वो अब कहीं न कहीं वाकाटकों और गुप्तों के बीच में मित्रता स्थापित हो जाती है। कुबेरनामा से विवाह करने के कारण नागवंशी शासक भी उसके मित्र बन जाते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ही अपने पिता के निर्देश के अनुसार वाकाटक राज्य की समीक्षिका बनती है और इससे वाकाटक राज्य पर चंद्रगुप्त का प्रभाव बढ़ जाता है। पश्चिमी शकों पर नियंत्रण रखने के लिए चंद्रगुप्त के लिए वाकाटकों से मधुर संबंध भी बनाए रखना आवश्यक था और समुद्रगुप्त ने कुंतल से भी विवाह एवं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कुंतल जो था वो दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्रभावशाली राज्य था और इस राज्य का जो प्रसार था मुंबई के दक्षिण तथा मैसूर के उत्तरी भाग में था, जहां कदम वंशी शासक राज्य करते थे।
समुद्रगुप्त ने कुंतल नरेश के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए और वहां भी अपना प्रभाव स्थापित किया। अनुश्रुतियों मतलब कहानियों के अनुसार चंद्रगुप्त ने श्रीशैल के निकट कृष्णा नदी के तट पर चंद्रगुप्तम नामक एक नगर भी बसाया। श्रृंगार प्रकाश तथा कुंतलेश्वर दौत्यम से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का कुंतल नरेश से भी महत्वपूर्ण संबंध रहा है। महाकवि कालिदास, बहुत ही फेमस नाम है, राजदूत बनकर कुंतल नरेश के दरबार में भी गए थे। कालिदास ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक था। तो ये राजदूत बनकर कुंतल नरेश के दरबार में भी गया था और उन्होंने दोनों राज्यों से मैत्री भी करवाई। कदम्ब शासक मयूर शर्मन का पुत्र और पौत्र चंद्रगुप्त के समकालीन थे। तालकुंडा प्रशस्ति से भी पता चलता है कि कुंतल नरेश ककुस्थ वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त नरेश के साथ किया था। तो इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा से भी हमें मिलती है ना। ये किताब का नाम है। शांति वर्मन के तालीकुंडा अभिलेख से भी कदम्ब गुप्त वैवाहिक संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। और डीसी सरकार के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ककुस्थ वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के नरेंद्र सेन तथा दूसरी का विवाह चंद्रगुप्त के पुत्र अथवा पौत्र से किया। सत्य जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि गुप्तों और कदम्बों में वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। चंद्रगुप्त के समय में इन वैवाहिक संबंधों का राजनीतिक महत्व भी निकला और इन वैवाहिक संबंधों से ही चंद्रगुप्त की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई थी और उसे अनेक प्रभावशाली शासकों की मित्रता एवं संरक्षण प्राप्त हो गया था। तो पहला काम किया था चंद्रगुप्त ने, वैवाहिक संबंधों के आधार पर जो उत्तर और दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य थे, चाहे वो दक्षिण भारत में कुंतल हो, है ना, कुंतल जो प्रभावशाली जो प्रदेश था उससे अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, चाहे वो वाकाटक नरेश हो और चाहे वो नागवंशी शासक हो। तो इन सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके उसने अपनी विदेश नीति को काफी मजबूत कर लिया था। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सैनिक अभियान क्या क्या रहे। जब वह अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेता है वैवाहिक संबंधों के आधार पर, उस कूटनीति के आधार पर, तो वह अपना विजय अभियान प्रारंभ करता है। और उसकी सबसे पहली विजय जो मानी जाती है वो शक राजा के विरुद्ध थी और जिसके तहत रुद्रसेन तृतीय पराजित होता है। उसे पराजित कर चंद्रगुप्त ने पश्चिम की तरफ राज्य का विस्तार किया। शकों से युद्ध किस स्थान पर हुआ ये तो अभी नहीं पता चला, निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि इसे मथुरा, अल्मोड़ा, जालंधर, नगरकोट इत्यादि माना गया है। ज्यादा संभावना यह मानी जाती है कि शकों से युद्ध पश्चिमी भारत में ही कहीं पर हुआ होगा। और जब शकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त ने को शाकाहारी कहा जाने लगा। शाकाहारी की जो उपाधि है, कई बार पूछा गया है शाकाहारी किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड को माना जाता है और इसके साथ ही वह विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है। तो याद रखना है, शकों पर विजय के बाद ही वह शाकाहारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और इसकी स्मृति में, इसकी स्मृति में शक विजय करता है तो उसकी स्मृति के स्वरूप ही वह सिंह विक्रम प्रकार के सिक्के भी चलाता है। शकों पर विजय के परिणाम स्वरूप ही चंद्रगुप्त का अधिकार मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ पर भी स्थापित हो जाता है। और अब ये जो गुप्त साम्राज्य की सीमा थी वो पश्चिमी समुद्र तट तक पहुंच जाती है, क्योंकि काठियावाड़ सौराष्ट्र पश्चिमी सीमा पर है, तो वहां पर पश्चिमी समुद्र तट तक भी इसकी सीमा पहुंच जाती है। तो पहला जो महत्वपूर्ण काम था विजय अभियान में वो शकों पर विजय था और वहां पे शासक कौन था? रुद्रसेन तृतीय। तो वो पराजित होता है और कहीं न कहीं चंद्रगुप्त शाकाहारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और अपनी सीमा को समुद्र तट तक पहुंचाता है। विजयों में अगर देखा जाए तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उसने किया था पश्चिमी उत्तर के गणराज्यों की शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना। इन गणराज्यों को नष्ट कर दिया गया था। किदार कुषाणों की शक्ति सदैव के लिए समाप्त कर दी गई। इन सबका वर्णन हमें मिलता है महरौली अभिलेख से मिलता है कि उसने पश्चिमी में बल्ख तक तथा पूर्व में बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। विष्णु पुराण और वायु पुराण, ये ध्यान रखना है, गुप्त साम्राज्य के समय के पुराण है, विष्णु पुराण और वायु पुराण। इनसे भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार था वो कौशल,
है ना, उत्तर प्रदेश में, ओड उड़ीसा, पुंड्रू और तामलिपि बंगाल में है, तब पूरी उड़ीसा यहाँ तक वो अपना साम्राज्य का विस्तार वो करता है, यानी कि कौशल, ओड, ताम्रलिप्ति पूरी तक अपना विस्तार करता है। मालवा पर उसके अधिकार की पुष्टि इस क्षेत्र से प्राप्त चांदी के सिक्के एवं वीरसेन की उदयगिरी अभिलेख। वीरसेन कौन था उस समय? चंद्रगुप्त का संधि विग्रही था। तो वीरसेन के उदयगिरी अभिलेख, शनकानिक महाराज था चंद्रगुप्त का सामंत। इसके दानपत्र से हमें जानकारी मिलती है। किस चीज की? मालवा पर उसका अधिकार करना। तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है? वीरसेन का उदयगिरी अभिलेख और शनकानिक महाराज का दानपत्र, इनसे जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार अपने पराक्रम और शौर्य से चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की सीमा का चारों तरफ विकास किया। और कहां से? बल्क से। और आपको बताया था कि कहां से कहां तक हो जाता है उसका साम्राज्य। पश्चिम में देखे तो बल्क और पूर्व में देखे तो बंगाल तक उसका पूरा साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। तो आपको दो महत्वपूर्ण विजयों का वर्णन हमने यहाँ पे किया है, शकों पर विजय, और दूसरी था पश्चिमी उत्तर जो प्रदेश थे, गणराज थे, उनको उखाड़ फेंकता है। अब अगर हम यहाँ चर्चा करें चंद्रगुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य न सिर्फ एक निपुण राजनीतिक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था, बल्कि वह एक सुयोग्य प्रशासक भी था। उसके मोहरों एवं अभिलेखों से उसकी प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। वैशाली से प्राप्त मोहरों एवं दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में अनेक पदाधिकारियों का नाम मिलता है। चीनी यात्री फाहियान, जो उसके समय 399 ईस्वी पूर्व भारत आया था, के विवरण से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान रखना, फाहियान अभी विस्तार से आगे बताने वाले हैं काफी। तो इसमें पूरे एक उसका जो प्रशासन था किस प्रकार का था, क्या जानकारियां मिली थी, तो वो जो प्रशासन के बारे में, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें राजा जो होता वो शासन का प्रधान होता था, और राजकुमार जो राजकाज होता था उसमें राजकुमार भी उसकी सहायता करते थे। प्रमुख जो उस समय अधिकारी थे उसमें उपरिक्त था, महादंडनायक था, विनय स्थिति पापक था, महास्पति था, महाप्रतिहार, ये बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उस समय। उपरिक जो था वो प्रांतीय शासक है, गवर्नर के समान इसकी उपाधि थी। बसाड़ वैशाली में स्थित है, वहां से एक मोहर मिली है और इससे पता चलता है कि गोविंद गुप्त उपरिक का शासक था। महादंडनायक भी प्रमुख उस समय न्यायाधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक का कार्य कानून और व्यवस्था की स्थापना करने का था। महाअश्वपति जो था वो घुड़सवार सेना का प्रधान था। महाप्रतिहार राजमहल का मुख्य सुरक्षा अधिकारी था। मोहरों से कुछ जो कार्यालयों का उल्लेख मिला है उसमें हम देख सकते हैं कि कुमार अमात्य अधिकरण राजकुमार के मंत्री का कार्यालय था। बालाधिकरण ये सेनापति का कार्यालय था। रण भंडारीकरण ये सेना के कोष का कार्यालय था। और दंड पासाधिकरण ये पुलिस प्रधान का दफ्तर था। तो ये कुछ बड़े पदाधिकारियों का उल्लेख किया है, और कुछ जो कार्यालय थे जो मोहरों से हमें मिले हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, जो महत्वपूर्ण है, जो चंद्रगुप्त के ही समय थे। चंद्रगुप्त के कुछ पदाधिकारियों और सामंतों के भी कुछ नाम मिलते हैं, जैसे वीरसेन था, शिखर स्वामी था, आम्रकारदेव था, गोविंद गुप्त था, शनकानिक महाराज था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो नाम है ये चंद्रगुप्त के ही समय मिलते हैं। एक अभिलेख में उदानगुप्त नगर सभा तथा अधिष्ठान अधिकरण का भी उल्लेख मिला है ना, सभा के बारे में। ये भी सभा का एक रूप था। श्रेष्ठी, सार्थवा और पुलिक श्रेणियों की भूरे भी वैशाली से ही मिली है। और प्रांतीय और स्थानीय शासन में मौर्यों और सिथियों की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रभाव भी यहाँ देखा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त के अधीन अनेक अधीनस्थ शासन में थे जिन्हें प्रशासनिक स्वायत्ता भी प्राप्त थी, यानी कि काफी स्वतंत्रता उनको प्राप्त थी। जो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से जो उसका साम्राज्य था उसने उसको विषय, यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र था विषय, फिर विषय के बाद उसने क्षेत्रों को भुक्ति में बांटा और भुक्ति के बाद प्रदेश में उसको विभक्त किया। यानी कि सबसे बड़ा स्थानीय शासन में निगम और श्रेणी प्रमुख भूमिका निभाते थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त की राजधानी थी तथा शकों पर विजय के बाद उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी बनाई, परंतु इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और जब शकों पर विजय प्राप्त करता है तो उज्जैन को भी दूसरी राजधानी बनाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ये कुछ उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का उल्लेख किया है और कुछ हमने उसके विभागों का भी यहाँ पे वर्णन किया है, जिसका विस्तार से आपको किताब में ही पढ़ना है। चंद्रगुप्त के बारे में और अगर हम बात करें तो वह न तो सिर्फ गुप्त वंश का ही बल्कि प्राचीन भारत का एक महानतम शासक माना जाता है। वह एक वीर योद्धा, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक और बहुत ही निपुण कूटनीतिक के रूप में विख्यात है। प्रजा वत्सल शासक भी माना जाता है, क्योंकि वह सदैव अपनी प्रजा के हित में काम करता था। स्वयं वैष्णव धर्मावलंबी होते हुए भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति उसने अपनाई। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त की उदार धार्मिक नीति एवं दानशीलता की प्रशंसा भी करता है। चंद्रगुप्त ने मुद्रा व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। उसके पूर्वजों के समय में सिर्फ सोने के सिक्के चलते थे, परंतु उसने चांदी एवं तांबे के सिक्के भी जारी किए। चंद्रगुप्त के अनेक प्रकार के सिक्के मिले हैं, जिसके सिक्कों में मुख्य अगर हम नाम गिनाए तो धनुर्धर, परिअंक, सिंह निहंता, अश्वारोही और छत्र प्रकार के सिक्के थे। इन सिक्कों का याद रखना है, ये उस समय के मिले हैं। इन सिक्कों के चित्रों और अभिलेखों द्वारा चंद्रगुप्त के शौर्य का भी पता चलता है। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, परंतु उसके अश्व एक प्रकार के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना है कि अश्वमेध यज्ञ उसने करवाया है। कला व साहित्य का प्रेमी और विद्वानों का भी आश्रयदाता इसको कहा जाता है, क्योंकि उसका जो दरबार था नवरत्नों से सुशोभित था और उसमें सबसे विख्यात महाकवि कालिदास भी था। तो इस समय आर्थिक प्रगति भी हुई, कलाओं का विकास भी हुआ। इसलिए हम मान सकते हैं कि बहुत से विद्वान भी ऐसा मानते हैं कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। और ये काल वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वितीय का ही शासन काल रहा होगा, जिसमें चतुर्दिक विकास हुआ है, चाहे कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, इन सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर यहाँ पे हम विकास देख सकते हैं। इसलिए उसको गुप्त काल का एक महान शासक हम मान सकते हैं। तो ये था एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानकारी, जिसके बारे में सबसे पहले हमने एक कूटनीतिक स्तर पर और वैवाहिक संबंधों के द्वारा वो अपने संबंध पड़ोसियों से या दूसरे क्षेत्रों से स्थापित करता है। फिर उसकी बहुत महत्वपूर्ण विजय होती है, चाहे वो शकों को विजय के लेके हो, चाहे वो पश्चिमी भारत में गणराज्यों की विजय को लेके हो, और कुछ वर्णन उसका प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की है।